आज हमें नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। हमारे पास वैसे तो बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं एक यूकैरियोटिक सेल्स में, लेकिन मेजर जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो हमारे पास ये हैं 1 to 10। दैट इज सेल वॉल, प्लाज्मा लीमा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। सेल वॉल हमें पता है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। ये एक ऐसी सेल वॉल होती है जो कि नॉन लिविंग होती है, रिजिड होती है। ठीक है, ये प्लांट्स की आउटर साइड पे होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये प्रोवाइड करती है एक डेफिनेट शेप, मैकेनिज्म, मतलब एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है हमारे जो भी ऑर्गेन्स और ऑर्गेनेलीज इनसाइड द सेल हैं। ठीक है, इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, मिडल लिमा, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। जो हमारी मिडल लिमा है ये 2 कॉन्जिक्यूटिव सेल्स के साथ मतलब ऐसे दो सेल्स से जुड़े रहते हैं। इसमें मेन कंपोनेंट पैक्टिन होता है। उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल है, ये मिडल लैमेला और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहती है। और सेकेंडरी सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट सेलुलोज होता है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, सेल वॉल क्या करता है, जो भी हमारा प्रोटोप्लाज्म होता है वो सेल वॉल इसको मेंटेन करती है। और जो भी सिंथेसाइज्ड बाय द गोल्जी बॉडीज जो है सेल वॉल को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है। मिडल लैमिना, हमें यहाँ पे एक डायग्राम शो किया, इसमें मिडल लैमिना है जो कि टेलोफेज के दौरान बनती है। प्राइमरी वॉल है, सेलुलोज और हेमिसेलुलर इसके कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल है। ठीक है, इनर वॉल जो होती है उसी को सेकेंडरी सेल वॉल कह देते हैं हम, जो कि प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होती है। यहाँ पे सेलुलोज एंड माइक्रोफिब्रिल्स इन पैरेलल मतलब पैरेलल तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन वी हैव द प्लाज्मा लीमा, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। ये क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म को एनक्लोज कर देते हैं और इसको हम प्लाज्मा लीमा भी कह देते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं इनकी जो रेशो है हर सेल के लिए डिफरेंट हो सकती है। मेजर कंपोनेंट्स हमारे पास प्रोटीन्स रहते हैं, लिपिड्स थोड़े कम रहते हैं, लेकिन फिर भी इनकी रेशो जो है वो डिफ्रेंशिएट करती है डिफरेंट सेल्स के लिए। द चीफ फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा लीमा इज टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द वेरियस मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये हम सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक हमारी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्ट करके हमारे जो सेल्स की मूवमेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल उसको मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, साइटोप्लाज्म में जो पैसिव मूवमेंट और एक्टिव मूवमेंट जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं उनको भी मेंटेन करने का काम करता है। यहाँ पे हमारा ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। इसमें जो ये सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स, आउटर जो लेयर रहेगी वो ग्लाइकोलिपिड्स की रहेगी। ये जो प्रोटीन्स हैं दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीन्स, और ये इंटीग्रल प्रोटीन्स के साथ ये जो प्रोटीन्स हैं इनके साथ हमारे पास एक पोर फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज़ बायोमोलिकुलर लिपिड लेयर। ये हमारे पास लिपिड्स होते हैं यहाँ वाले। एंड देन वी हैव द पेरिफेरल प्रोटीन्स। इसको सिंपल तरीके से मैंने ऐसे हम मतलब पेपर में हम इसको इस तरीके से भी शो कर सकते हैं जिसमें फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स इस तरीके से मतलब इजी फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। देन वी हैव द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो हम सबको पता है कि ये पैसेज ऑफ मटेरियल्स को काम मतलब उसको रेगुलेट करने में काम आता है। एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है सेल के अंदर एंड बाहर उसको मेंटेन करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट किस चीज़ को कहेंगे, जहाँ पे हमारी एनर्जी यूज़ नहीं होती वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से जो कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं वो इन एंड आउट हो जाते हैं। मेनली यहाँ पे हमारे पास ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस हमें पता है कि किस तरीके से होता है। वी हैव स्टडीड इन द 9th क्लास एक्चुअली कि हमारे पास ऑस्मोसिस 3 तरीके के सॉल्यूशंस में हो जाती है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, वो आपको मे भी पता हो। एंड देन वी हैव द सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो भी हमारी गैसेस इन एंड आउट हो रही हैं सेल से वो हमारी डिफ्यूजन से होती हैं। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इनकी भी हो जाती है। इट इज़ एक्चुअली डन बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट। देन वी हैव द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास मेटाबॉलिक एनर्जी यूज़ हो जाती है जिसमें एटीपीज़ होते हैं। एटीपीज़ जैसे एक हमारा एटीपीएस पंप जो होता है उसे हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल की फंक्शनिंग के लिए। देन वी हैव द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म एक लिविंग फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर रहेगा। ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये एमॉर्फस होता है, मतलब इसमें
इसमें बेसिक एंड एसिडिक कंपोनेंट्स दोनों रहेंगे। प्रोटीन्स, मतलब सेल के अंदर जितने भी एमॉर्फस बेसिक एंड एसिडिक कंपोनेंट्स वो सब रहेंगे इसके अंदर। ये ट्रांसलूसेंट होता है, होमोजेनस होता है, कोलॉइडल लिक्विड रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गेनेलिज लाइक ईआर, गोल्जी अपरेटस एंड न्यूक्लियस। सब तरीके की इसमें हमारी ऑर्गेनेलिज मिल जाती है। देन वी हैव द न्यूक्लियस। हम सभी को पता है कि इसमें हमारा जेनेटिक जो भी मटेरियल होता है वो सब इसमें कंटेन्ड रहता है। ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डिग्रेडिंग। हम सबको पता है कि साइटोसोल जो है उसमें काफ़ी सारे अलग अलग एंजाइम्स हैं जो और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम आ रहे हैं, ठीक है। तो उन सब से बचाने के लिए हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो प्रेजेंट हो सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को ये बचा के रखता है, थोड़ा सा अलग स्पेस इसे सेल के अंदर मिल जाती है। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सारी ही एक्टिविटीज़ जो हमारी सेल की है फ्रॉम द मियोसिस टू द माइटोसिस, उसके बाद जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सब ज़्यादा हमारी न्यूक्लियस से ही कंट्रोल की जाती हैं। देन वी हैव द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज़ मियोसिस एंड माइटोसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लास्टिड्स आ जाते हैं। प्लास्टिड्स हमारे स्फेरिकल बॉडीज़ होती हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए रहता है, ठीक है। ये क्या करेंगे? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ पिगमेंट्स की स्टोरेज करते हैं। कौन से पिगमेंट्स? जैसे हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड द क्रोमोप्लास्ट। ये तीनों ही हमारे जो पिगमेंट्स हैं ये प्लास्टिड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ हमारे प्लांट सेल में present रहेंगे. It is not present in the animal cell. Then we have the protein storage. The work of protein storage is done by the leucoplast, okay, which is colorless. Leucoplast हमारा जो है plastids में रहता है, उसका ज़्यादातर काम होता है कि प्रोटीन एंड लिपिड्स को स्टोर करना. देन वी हैव द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा ना वो न्यूक्लियस के साथ ही हमारा एक लेयरिंग करके एक स्ट्रक्चर रहता है, उसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन बाउंड वैक्यूल्स कैविटीज़. ओके, ये हमारे पास तीन तरीके की हो सकते हैं, मतलब इसकी जो क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर जो है वो तीन तरीके से हो सकता है. सिस्टर्ने हो सकता है, सिस्टर्ने की फॉर्म में हो सकता है, इट इज़ लाइक थ्रेड लाइक. ओके, देन वी हैव द वेसिकल्स, वेसिकल फॉर्म में हो सकता है, एंड द ट्यूब्यूल्स. हमारे पास दो तरीके के ER होते हैं, दैट इज़ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ फॉर RER एंड स्मूथ फॉर SER. देन वी हैव द फंक्शंस ऑफ RER, दैट इज to provide mechanical support to the colloidal cytoplasmic matrix. जो भी हमारी colloidal cytoplasmic matrix है उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है. उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ये फंक्शन है RER का कि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड राइबोसोम्स का फंक्शन होता है प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करना, एंड द होल सेल इज़ बेस्ड ऑन द प्रोटीन फॉर्मेशन. तो प्रोटीन्स की यहाँ पे सिंथेसिस होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क करता है. प्रोवाइड इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शंस. जो भी हमारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस हो रही हैं उसको एक सरफेस एरिया उसके लिए इंक्रीज कर देता है. एक्ट एज इंटरसेलुलर सर्कुलेटरी एंड ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम. इनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है, मतलब सर्कुलेटरी जो भी हमें काम, यहाँ से देखिए हमारे प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएंगे, सिंथेसाइज होने के बाद वो गोल्जी अपरेटस में जाएंगे, तो एक ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम भी ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है. न्यू फॉर्म्स न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. देखिए ये ना न्यूक्लियस के साथ बिल्कुल एकदम उसके साथ एडजॉइंट रहता है. तो जैसे ही हमारा न्यू सेल, जैसे हमारी माइटोसिस और मियोसिस हो रही होती है, तो उस दौरान जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो रही होती है टेलोफेज के दौरान, तो वहाँ पे इसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. वहीं पे हमारी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है. देन वी हैव द SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका ज़्यादा रोल ये रहता है कि ये लिपिड्स फॉर्मेशन में काम आता है. जो RER है दैट इज़ फॉर द प्रोटीन्स एंड SER फॉर द लिपिड्स. ये डिटॉक्सिफिकेशन और हमारी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज में भी हेल्प कर देता है. देन वी हैव द माइटोकॉन्ड्रिया. इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे ATPs को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. यहाँ पे ऑक्सीडेटिव सेलुलर, इसको एक ऑक्सीडेटिव सेलुलर ऑर्गेनेली कह देते हैं. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं और इसमें अपना खुद का DNA रहता है. और ग्रैनुलर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली भी इसको कह देते हैं. ग्रैनुलर क्यों? क्योंकि इसके अंदर इसका अल्ट्रास्ट्रक्चर आप सब लोग देखेंगे ना तो उसमें दिखेगा आपको कि ग्रैनुल्स इसमें भी प्रेजेंट रहते हैं. इसका फंक्शन क्या है? बायोसिंथेसिस ऑफ एनाबॉलिक एक्टिविटीज़. मतलब हमारी जितनी भी
एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें ये काम करते हैं, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन यहाँ भी सिंथेसिस होता है। हीट प्रोडक्शन और थर्मोजेनेसिस, मतलब जो भी हमारी हीट प्रोडक्शन है, देखो एटीपीज जो हैं जो वो प्रोड्यूस होंगे तो थोड़ी बहुत हीट भी रिलीज होगी, तो यहाँ से वो सब काम हो रहा है। रेस्पिरेटरी चेन जो है वो भी, उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। यहीं पर हमारा क्रेब्स साइकिल वगैरह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। देन वी हैव द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का काम है कि जो भी प्रोटीन्स आर ने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बना दिया है उसको ट्रांसपोर्ट करना है। वो क्या करेगा गोल्जी एपरेटस, आर प्रोटीन्स बना के गोल्जी एपरेटस के पास भेज देगा, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस को उसको सेलेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर वेसिकल्स में पैक करके ट्रांसपोर्टेट करना होता है। तो ये एपरेटस के अंदर सैक्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हमारे पास राइबोसोम्स नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिपोकॉन्ड्रिया भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें एक्सेस में हमारे पास लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्रैफिक पुलिस के जैसे काम करता है। जितने भी सेल्स के प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उसको मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स वगैरह कॉन्स्टिट्यूएंट्स वगैरह हैं उसको सॉर्ट आउट करके अलग अलग पोजिशंस पे अलग अलग लोकेशंस पे उसको सेंड करने का काम ये करता है, ठीक है। इसका फंक्शन और क्या है, सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स। जो भी पॉलीसेक्राइड्स है उनकी सेक्रेशन एंड सिंथेसिस ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टोरेज एंड सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, जितने भी सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टोरेज यही करेंगे। रिसाइकलिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल एंड लिपिड ट्रांसपोर्ट, ये सब काम करने में गोल्जी एपरेटस हमारा हेल्प करता है। देन वी हैव द क्लोरोप्लास्ट। ये एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, ठीक है। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहता है, हमने पहले बताया आपको। क्लोरोप्लास्ट एक तरीके से हमारे जो प्लास्टिड्स हैं उन्हीं में कंपोनेंट रहता है। 3 तरीके के हमारे पास क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द क्लोरोप्लास्ट, ओके। क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए एंड आरएनए होता है। यहाँ पे लाइट रिएक्शन जो कि हमारी फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रही होते हैं वो यहाँ पे होती है, ठीक है। डार्क रिएक्शन होती है, कैल्विन साइकिल हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ लेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास कैल्विन साइकिल, C4 C3 ये सब साइकिल्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग खुद से होते हैं क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए एंड आरएनए होता है। देन वी हैव द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक स्फेरॉइडल बॉडी होती है, ठीक है, इधर सेंट्रल और पेरिफेरल पोजीशन। न्यूक्लियस में होती है, मतलब उसकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि वो कहीं पे भी हो सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होगी, ठीक है। उसके अंदर रिच आरएनए होता है। डिसअपियर ड्यूरिंग द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस के जब प्रोफेज हो रहा होता है तो ये डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पे हमें और काम करने होते हैं, वहाँ पे हमारा ज़्यादा डीएनए आरएनए प्रोड्यूस हो रहा होता है ना, और टेलोफेज के दौरान ये दोबारा हमें दिखना शुरू हो जाती है। ये क्या है, एक एक्टिव साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस है। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जो है वो हमें अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे इसके पास, न्यूक्लियोलस के पास। प्रोड्यूसेस प्रिकर्सर ऑफ द राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के लिए प्रिकर्सर्स को ये हमारा प्रोड्यूस करता है। देन वी हैव द फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। एक्चुअली ये मैं पहले बताना भूल गई थी तो यहाँ पे बता रही हूँ। सेल वॉल के जो फंक्शंस हैं ये क्या करता है, एक डेफिनेट शेप एंड साइज सेल को प्रोवाइड करता है। सेल की जो प्रोटेक्शन होती है आउटर इन्वायरमेंट से, ठीक है, इनर एंड आउटर इन्वायरमेंट को अलग करने का काम वैसे तो सेल मेम्ब्रेन करती है, लेकिन प्लांट सेल्स में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं ना, तो वो पैथोजेंस से हमें बचाने के लिए काम करती है। देन इट प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट, कंटेन सर्टेन एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं जो कि पैथोजेंस को अंदर एंटर करने में मतलब उसमें उसको अंदर आने ही नहीं देते हैं। जैसे हम कुछ सेल्स में, कुछ प्लांट्स में हम देखते हैं एक गम जैसा निकलता है, ठीक है, तो वो सिक्रीशंस हो जाती हैं जिसकी वजह से पैथोजेंस एंड जो भी माइक्रोबैक्टीरियाज वगैरह जो है वो सब अंदर आने से मतलब एकदम रेजिस्ट करते हैं। ट्रांसफर हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन 2 सेल्स एज अ व्हीकल, ठीक है, व्हीकल का काम करता है। कुछ 2 सब्सटेंसेस अंदर एंड बाहर करने हैं तो वो इसी के साथ हो जाते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अभी इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी क्योंकि हमारे पास एक प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म दोनों के फंक्शन भी इंपॉर्टेंट है और उसका नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर देखना है। ओके, थैंक यू।